हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां हमें लगता है कि सामने वाला कुछ और कह रहा है और सोच कुछ और रहा है। एक अजीब सी उलझन होती है ना। किसी मीटिंग में, दोस्तों के साथ या घर पर भी आपको लगता है कि शब्दों के पीछे एक और ही कहानी चल रही है और काश आप उसे पढ़ पाते। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी ही किताब पर है जो इसी उलझन को सुलझाने का एक तरह से एक नक्शा देती है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स और इसे लिखा है हेनरिक फैक्सियस ने। और फैक्सियस शुरुआत में ही ये साफ कर देते हैं कि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार को समझने का एक विज्ञान है। तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि लोगों के अनकहे सच को कैसे समझा जाए। बिल्कुल। और इसकी सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम इंसानों के बीच असल बातचीत शब्दों से होती ही नहीं है। किताब के हिसाब से हमारे कम्युनिकेशन का लगभग 60 से 80% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। यानी हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन। हम अपने शब्द तो चुन सकते हैं, सोच समझकर बोल सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर वो अक्सर वो सच बोल जाता है जिसे हम छिपाना चाहते हैं। सारी बात इसी पर टिकी है। 60 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो बातचीत सुन रहे हैं वो तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है। असली कहानी तो पानी के नीचे चल रही है। एकदम सही। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब किसी की कही बात और उसकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क दिखे तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करना चाहिए। वो ज्यादा सच्ची होती है। यहीं से किसी के मन के अंदर झांकने की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी के मन में क्या चल रहा है ये समझना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? किताब में रैपोर बनाने की बात की गई है। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? रैपोर का सीधा सा मतलब है एक कनेक्शन बनाना, एक तालमेल बिठाना। जब तक सामने वाला आपके साथ सहज महसूस नहीं करेगा, वो खुलेगा नहीं। और अगर वो खुलेगा नहीं तो आप उसके असली विचारों को कभी समझ नहीं पाएंगे। ये किसी के दिमाग का दरवाजा खोलने जैसी पहली चाबी है। लेकिन ये रैपोर बनाना सुनने में थोड़ा बनावटी नहीं लगता? क्या लोग समझ नहीं जाएंगे कि हम जानबूझकर उनकी तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनकी नकल उतारना? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर लोग गलती करते हैं। किताब में जिस तकनीक का जिक्र है उसे मिररिंग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब भद्दी नकल करना नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। जैसे अगर कोई बात करते हुए थोड़ा आगे झुकता है तो आप भी हल्के से आगे झुक सकते हैं। अगर कोई धीरे और शांत लहजे में बात कर रहा है तो आप भी अपनी आवाज की रफ्तार थोड़ी धीमी कर लें। अच्छा, तो इसका मकसद मजाक उड़ाना नहीं बल्कि एक लय बनाना है। बिल्कुल। इसका असर सीधे हमारे अवचेतन मन पर होता है। अनजाने में सामने वाले को एक सिग्नल मिलता है कि हम एक जैसे हैं, हम एक ही टीम में हैं। इससे वो ज्यादा सुरक्षित और सहज महसूस करता है। और एक बार जब ये कनेक्शन, ये रापो बन जाता है तो आप उन छोटे छोटे इशारों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो पहले आपकी नजरों से ओझल थे। जैसे कि कौन से इशारे? जैसे कि किसी का अपने हाथों को सीने पर बांधना। अक्सर हम सोचते हैं कि ये बस एक आरामदायक पोजीशन है। हाँ, मैं भी कई बार ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ, पर किताब के हिसाब से इसका एक गहरा मतलब है। ज्यादातर मामलों में हाँ, ये एक रक्षात्मक यानी डिफेंसिव रवैया दिखाता है। इसका मतलब हो सकता है कि व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं है या वो थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसने अनजाने में ही अपने और आपके बीच एक दीवार खड़ी कर दी है। पर कई बार लोग हाथ सिर्फ इसलिए नहीं बांध लेते क्योंकि उन्हें ठंड लग रही है या वो बस आराम से खड़े हैं। क्या हम हर छोटे इशारे का इतना गहरा मतलब निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही पॉइंट है। और किताब भी यही कहती है कि किसी एक इशारे से नतीजा नहीं निकालना चाहिए, हमें पैटर्न देखना होता है। क्या उस व्यक्ति ने हाथ तभी बांधे जब आपने किसी खास टॉपिक पर बात की? क्या उसके चेहरे के हाव भाव भी बदले? अगर कोई बातचीत में दिलचस्पी ले रहा है तो वो अक्सर आपकी तरफ थोड़ा झुकेगा, और अगर उसकी दिलचस्पी खत्म हो रही है तो वो पीछे की तरफ हटने लगेगा। इन सभी संकेतों को एक साथ देखना होता है। अच्छा, तो इसका मतलब जब मैं किसी मीटिंग में किसी आइडिया को लेकर उत्साहित होता हूं और आगे की तरफ झुक जाता हूं, तो मैं अनजाने में ये सिग्नल दे रहा हूं कि मैं इस आइडिया में पूरी तरह से शामिल हूं। मैंने कभी इस पर इस तरह से ध्यान नहीं दिया। यही तो बात है, हम सब ये सिग्नल दिन भर देते और लेते रहते हैं, बस हमें इसका एहसास नहीं होता। किताब में कुछ और दिलचस्प संकेतों का जिक्र है, जैसे आईग्रो फ्लैश यानी पल भर के लिए भौहें ऊपर उठाना।
जब हम किसी को पहचानते हैं या कुछ दिलचस्प सुनते हैं तो ऐसा करते हैं, या फिर होठों को भींचना, जो अक्सर ये दिखाता है कि कोई कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। ये सब मिलकर एक पूरी की पूरी छुपी हुई भाषा बनाते हैं। ये तो वाकई एक नई भाषा सीखने जैसा है। तो हमने दरवाजा खोला, रैपो बनाकर कमरे के अंदर झांका, बॉडी लैंग्वेज को समझकर। अब क्या इससे भी ज्यादा गहरी कोई चीज है? हाँ, अब आते हैं उस खजाने पर जिसे किताब माइक्रो एक्सप्रेशंस कहती है। ये चेहरे पर 1 सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आने वाले वो भाव होते हैं जो हमारी असली भावना को उजागर कर देते हैं, इससे पहले कि हमारा दिमाग उन्हें छिपा पाए। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आकर चला जाए, तो वो माइक्रो एक्सप्रेशन सच बता देगा? बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उसे मेरा दिया हुआ तोहफा कैसा लगा। उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक पल के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा का भाव आया और चला गया। वो माइक्रो एक्सप्रेशन मुझे असलियत बता गया। बाद में पता चला कि उसके पास वो चीज़ पहले से ही थी। ये भाव इतने तेज होते हैं कि इन्हें पकड़ने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन ये किसी का सच जानने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कमाल है। और सांस लेने के तरीके के बारे में भी कुछ बताया गया है। वो कैसे मन की स्थिति बता सकता है? हमारी सांसें हमारी भावनाओं से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। जब हम शांत और कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारी सांसें गहरी और धीमी होती हैं। अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हुए देखें और उसकी सांसें तेज चल रही हों तो आप समझ सकते हैं कि वो नर्वस है, भले उसकी आवाज़ कितनी भी सदीवी क्यों ना हो। और दिलचस्प बात यह है कि किताब कहती है कि अगर आप किसी की सांसों की लय से अपनी लय मिला लेते हैं तो रैपो और भी गहरा हो जाता है। ये मिररिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल है। बिल्कुल, ये बहुत ही गहरे स्तर पर एक कनेक्शन बनाता है। तो ये शारीरिक भाषा हमारे अनकहे सच को उजागर करती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही सिद्धांत हमारे बोलने के तरीके पर भी लागू होता है। शब्द खुद धोखा दे सकते हैं, पर उन्हें बोलने का अंदाज नहीं। अच्छा, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कैसे कहा जा रहा है। हाँ, मान लीजिए आप अपनी टीम से पूछते हैं, क्या सब लोग इस नए आइडिया से सहमत हैं? और एक सहकर्मी कुछ पल रुककर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, हाँ, अच्छा आइडिया है। यहाँ शब्द तो हाँ और अच्छा है, लेकिन वो जो ठहराव था, वो जो हिचकिचाहट थी, वही असली जवाब है। असली जवाब ये है कि उसे कुछ शंकाएं हैं। तो इसका मतलब हमें शब्दों के बीच की जो खामोशी है उसे सुनना सीखना होगा। बिल्कुल, आवाज का उतार चढ़ाव भी बहुत कुछ कहता है। क्या आवाज ऊंची हो रही है, जो उत्साह या गुस्से का संकेत हो सकती है, या क्या आवाज एकदम सपाट है, जो बोरियत दिखा सकती है? ये सारी बारीकियां मिलकर शब्दों से कई ज्यादा बड़ी और सच्ची कहानी बताती हैं। ठीक है, तो हमने बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और आवाज के पीछे छुपे मतलब को समझ लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सब जानकारी का करना क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कहीं ये दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने या मैनिपुलेट करने का एक तरीका तो नहीं बन जाता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब इस अंतर को साफ करती है। वो इसे मैनिपुलेशन नहीं बल्कि स्मार्ट कम्युनिकेशन कहती है। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को धोखे से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, जहां सिर्फ आपका भला हो। जबकि स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले की भावनात्मक स्थिति को समझकर अपनी बातचीत को इस तरह से ढालना कि आपका संदेश उन तक सबसे असरदार ढंग से पहुंचे और दोनों का फायदा हो। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आप एक सेल्स पर्सन हैं और आप देख रही हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट की तारीफ तो सुन रहा है, लेकिन बार बार अपने होंठ भींच रहा है और थोड़ा पीछे हट रहा है। अच्छा, ये संकेत बताते हैं कि उसके मन में कोई चिंता या संदेह है, शायद कीमत को लेकर। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलते रहें, या फिर आप रुककर पूछें, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई सवाल है, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? अच्छा, तो आप उनकी अनकही चिंता को समझकर उसे सीधे संबोधित कर रहे हैं। जी, इससे आप उस असली मुद्दे पर बात कर पाते हैं जो डील को रोक रहा है। ये दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बात रखने का तरीका है। ये सेल्स, नेगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ तक कि कंटेंट बनाने वालों के लिए भी एक सुपर पावर जैसा है। जब आप समझ जाते हैं कि आपके दर्शक कहाँ बोर हो रहे हैं, तो आप तुरंत अपना तरीका बदल सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर एक लाइन में समेटना हो
तो वो शायद किताब की ही एक लाइन होगी। लोग शायद ही कभी वो कहते हैं जो वे असल में सोचते हैं, लेकिन उनका शरीर हमेशा सच बताता है। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हम दूसरों के अनकहे संकेतों को इतनी गहराई से समझ सकते हैं, तो हम खुद अपने अनजाने संकेतों के बारे में कितना जानते हैं? जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही होती है? क्या हमारे शब्द और हमारे हाव भाव एक ही कहानी सुना रहे हैं? शायद दूसरों को पढ़ने की कला की शुरुआत खुद को बेहतर ढंग से समझने से होती है।